तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे हिस्ट्री 8 स्टैंडर्ड की और टॉपिक है 11 टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। मेन पॉइंट्स देखेंगे एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट। द पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी कि जो भी राजनीतिक संघ थी वो कब बननी शुरू हुई थी? 1850 के बाद उसकी बनने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। उसमें से जो संघ बननी शुरू हुई थी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण थी पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये महत्वपूर्ण संघ थे 1850 के बाद के। उसके बाद देखेंगे मतलब क्या होता है सॉवरेन का, जिसे हिंदी में संप्रभु कहते हैं। उसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट रहना, स्वतंत्र रहना, बिना किसी बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस से अपनी कंट्री को चलाना, उसे कहते हैं। जैसे कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता। जैसे कि ब्रिटिशों ने हमारे देश पे हम पर गुलामी करके जो काम करवाते थे, वैसा ना होकर जब हम ही अपना काम करते और किसी बाहरी ब्रिटिशों का कोई इंटरफेयर नहीं होता हमारे देश में, तो इसे सवेरियन कंट्री कहा जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा आर्म एक्ट कब पास हुआ था? 1878 में। और इसमें क्या हुआ था कि जो इंडियंस थे उनको हथियार रखने से रोक दिया गया था इस एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? द आर्म्स एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत इंडिया के जो आर्मी के जो लोग थे उन्हें हथियार लेने में रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसी साल में, यानी कि किस साल में? 1878 में। ठीक है, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो लोग गवर्नमेंट के विरोधी थे उन लोगों को शांत कर दिया जाता था। हिंदी में देख लेते हैं। उसी वर्ष वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम भी उन लोगों को चुप कराने के प्रयास में अधिनियमित किया गया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। यानी कि सरकार अपनी आलोचना कहीं से बर्दाश्त नहीं करती थी और जो भी उनकी आलोचना करते थे उन्हें वे चुप कराने के लिए कई सारे प्रयास करती थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1883 में एक इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, इस बिल के तहत क्या हुआ था कि जो यूरोपियन थे, ब्रिटिश और यूरोपियन, 1883 में भारत ने इल्बर्ट बिल पेश किया। भारतीयों द्वारा ब्रिटिश और यूरोपियन व्यक्ति के परीक्षण के लिए प्रदान किया गया बिल। अच्छा, ये बिल हमारे देश के लिए था और इस देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग थी। यानी कि वर्नाकुलर इल्बर्ट बिल आया 1883 में। और ये बिल किसके द्वारा आया था? ब्रिटिश और यूरोपियन लोगों के द्वारा आया था, इंडियंस के लिए। ठीक है, इंडियंस के द्वारा आया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी इक्वालिटी की। किसके लिए इक्वालिटी थी? ब्रिटिश और इंडियन की जो जजेस थे उन लोगों को इक्वालिटी मिले, इसलिए इस एक्ट को लागू किया गया था। और ये इंडियंस के द्वारा यूरोप और ब्रिटेन और यूरोप में भेजा गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इल्बर्ट बिल का यूज़ क्यों किया था भारतीयों ने, क्योंकि ब्रिटिश और भारतीय जजेस में, न्यायाधीशों में समानता मिले, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापित हुई थी? 1885 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। न्यूज़पेपर इंडियन मिरर, इसे जनवरी 1886 में लिखा गया था, यानी कि 1886 में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इसमें क्या दिया गया था कि जो भारतीय थे उन्होंने ब्रिटिश के राज्य के द्वारा, यानी जो ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे भारतीय लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स, आर्थिक तौर पे कितनी परेशानियां झेली थी, इस बुक में
दी गई थी और ये दादा भाई नौरोजी की बुक थी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा जो भी आर्थिक संकट भारतीयों को दिए गए थे उससे उन्हें कितनी परेशानी हुई थी इसके बारे में पूरी जानकारी दादा भाई नौरोजी की इस बुक में दी गई है। इसमें तीखी आलोचना की गई है ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। लोकमान्य तिलक, इन्होंने एक स्लोगन तैयार किए थे जो कि बहुत ही फेमस था। वो स्लोगन क्या है कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूँगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किसका स्लोगन था? तिलक का, लोकमान्य तिलक इनका स्लोगन था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1985 में वाइसरॉय कर्जन, ये है कर्जन, इन्होंने बंगाल के पार्टीशन किए थे। ठीक है, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर चुके थे। कौन? वाइसरॉय कर्जन। ये बंगाल के वाइसरॉय थे और इनके ही हुकूमत में बंगाल की 2 टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने पार्टीशन किए थे और उन्होंने क्या किया था कि जो भारत मतलब जो बंगाल का सबसे बड़ा पार्ट था वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ गया और जो थोड़ा बहुत जो भाग था उसे बिहार और उड़ीसा से जोड़ दिया गया था। और ये कब किया गया? मतलब बंगाल की जो विभाजन था वो कब हुआ? 1985 में। किसके द्वारा हुआ? वाइसरॉय कर्जन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिटिश ने ये बताया कि बंगाल को अलग करने का रीज़न क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनीय सुविधा के लिए उन्होंने बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया था, जो कि पूरी तरीके से गलत था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाया है कि ब्रिटिश को ऑफिशियली वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बिजनेसमैन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो कि उन्होंने तर्क दिया था। यहाँ तक कि ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उनका जो मेन रीज़न यही था कि जो नॉन बंगाली थे उनके एरिया से उन्हें वहाँ से हटाना था और जो एक सेपरेट किया था उन्होंने ईस्ट बंगाल को और उसे आसाम में जोड़ दिया था। ये ईस्टर्न बंगाल को अलग करके उसे आसाम में जोड़ दिए थे। मतलब कि उनका ऑफिस जो था, ऑफिस का जो काम, ऑफिस उनके पास में ही था। वो चाहते तो अपना काम बिना विभाजित किए ही कर सकते थे, बट उन्हें नॉन बंगाली एरियाज़ को अलग करना था, जो कि उन्होंने आसाम से उसे जोड़ दिया था। ये हिंदी में आप देख सकते हैं। यह ब्रिटिश अधिकारियों और व्यावसायिक के हितों से निकटता से जुड़ा था। फिर भी गैर बंगाली क्षेत्रों को प्रांत से हटाने के बजाय सरकार ने पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया और इसे असम में मिला दिया। अब इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। ये देखिए, यहाँ इतना होने के बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार थी उसका जो मेन उद्देश्य था बंगाल को अलग करने का, वो यही था कि बंगाली पॉलिटिशियंस को क्या था? अलग करना था। शायद मुख्य ब्रिटिश मकसद बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को कम करना और बंगाली लोगों को विभाजित करना था। कि मतलब ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए आप, उनका मेन उद्देश्य यही था कि बंगालियों को अलग करना था। मतलब जो उनकी राजनीतिक जो दल बन गए थे वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें अलग करना था, ये उनका मेन उद्देश्य था। और फिर अदर स्टेट से उसे जोड़ दिया गया था। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अपोज ऑफ बंगाली पार्टीशन स्वदेशी। अच्छा, मतलब बंगाल की जब विभाजन हुआ था उसके अपोज में यानी उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, यानी कि जो चीज़ हमारी स्वदेश में बने उसी को यूज़ करे, बाहरी चीज़ों को यूज़ ना करे, ऐसा एक आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद एक डेल्टाइक आंध्र हुआ था आंध्र प्रदेश में, जिसे वंदे मातरम मूवमेंट कहा गया था। और ये किस कारण हुआ था वंदे मातरम मूवमेंट? बंगाल के विभाजन के कारण हुआ था।
डेल्टा आंध्रा में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। ये याद रखिएगा कि वंदे मातरम मूवमेंट किस नाम से जाना जाता था, डेल्टा एक आंध्रा। लेकिन ये किस लिए किया गया था, वो बंगाल का जो विभाजन किया गया था उसके विरोध में किया गया था वंदे मातरम मूवमेंट, और डेल्टा एक आंध्रा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों कांग्रेस के 1920 के दशक के कुछ व्यापारिक समूहों ने भी सक्रिय रूप से कांग्रेस का समर्थन करना क्यों शुरू कर दिया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। इससे भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। सरकार व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक लाभ पर बढ़े हुए करों को चालू करे। तो देखिए कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस को बिजनेसमैन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। उसका रीज़न यही था कि इकोनॉमिकली और जो राजनीतिक तौर पे है वो भारत की सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई थी, प्रॉफिट मिल रहा था वहाँ से। यहाँ पे क्या हुआ था, डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा था बिज़नेस में इंडिया के, और इस वजह से यहाँ पे टैक्सेस बढ़ गए थे, और जो इंडिविजुअल्स इनकम थी, बिज़नेस का जो प्रॉफिट था वो भी बढ़ चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। इसलिए बिजनेसमैन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो बिजनेसमैन ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे थे इसके लिए, वॉर के लिए जो युद्ध हुआ था। दूसरी ओर व्यापार समूह ने युद्ध से शानदार मुनाफा कमाया। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं, जूट, बैग, कपड़ा, रेल की मांग पैदा की, और अन्य देशों से भारत में आयात से गिरावट आई। इसलिए युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यापार समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगा। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वजह से बिजनेसमैन को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, और उनकी जो चीज़ें थी, जूट, बैग्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बिकनी शुरू हो गई थी। और इस वजह से भारत में इंडस्ट्रियल बहुत तरीके से फैल गया था, इंडस्ट्रियल फ़ायदा बहुत मिलने लगा था, और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें बहुत सारी डिमांड्स मिल रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भारत में फ़ायदा ही हुआ बिजनेसमैन और राजनीतिक दलों का। उसके बाद देखेंगे गांधी जी 46 साल के थे तब वे भारत आए, और 1915 में वे साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स, इन्होंने बहुत स्ट्राइक किए थे, कुछ उनके काम में या उन्हें वेतन में या उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था, या उनका जो काम था बहुत रिस्की था। इस वजह से उन्होंने स्ट्राइक किए थे। कब किए थे स्ट्राइक? 1918 में, और उनका जो स्ट्राइक था ये हुआ, सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ। और ये जो स्ट्राइक थी ये कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। किन्होंने की थी? मिल वर्कर्स ने की थी, और किसके साथ की थी? गांधी जी के साथ मिलकर ये स्ट्राइक हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए लोगों को बुलाया, और रॉलेट एक्ट के विरोध में वे सत्याग्रह किए थे, जहाँ जस्ट ब्रिटिशों ने इस एक्ट को पास ही किए थे। इसमें कुछ कमियां थी जिस वजह से इसका विरोध भारत में हो रहा था। इसमें क्या है कि फंडामेंटल जो आपके अधिकार हैं उसका हनन हुआ था। यहाँ पर जो फ्रीडम था आपको बात करने का, अपने ओपिनियंस देने का, उसमें पुलिस का पावर आ चुका था। आप मतलब कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। ये रॉलेट एक्ट के तहत हो गया था। जैसे कि 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसे अंग्रेजों ने अभी पारित किया था। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत बनाया। यानी कि जैसे कि सरकार अगर कोई काम गलत कर रही है तो उसके खिलाफ अगर सामान्य जनता आवाज़ उठाती है तो उस पर पुलिस को पूरा उन्होंने छूट दे दी थी कि वे किसी भी तरह से उन्हें चुप कराएं या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनका मुंह बंद करें। तो इस एक्ट के लिए पूरे देश भर में गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर विरोध किया, और ये कब हुआ? 1919 में।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं रॉलेट एक्ट का जब विरोध हो रहा था और इसके लिए जो आंदोलन के लिए लोग एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। रॉलेट जो सत्याग्रह था, ये एक ऐसा पहला सत्याग्रह था जो कि भारत में बहुत बड़ी सफलता दिलाया था गवर्नमेंट के विरोध में, और इसी के वजह से बहुत सारी जो सिटी थी वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया था, बट इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली थी भारतीयों को। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित है, यानी कुछ ही शहरों तक ये सीमित था, बट ये एक पहला ऐसा आंदोलन था जहाँ पे भारतीयों को सफलता मिली थी। उसके बाद देखिए, जालियनवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियनवाला बाग अत्याचार या हत्याकांड दोनों भी इसे बोल सकते हैं। इसे किसके द्वारा करवाया गया था? जनरल डायर द्वारा। अमृतसर में हुआ था, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि लोगों के ऊपर हिंसा की गई थी। आप जैसे जानते हो कि क्या हुआ था जालियनवाला बाग हत्याकांड में, कि बैसाखी के दिन लोग गुरुद्वारों में इकट्ठा हुए थे और एक ही एंट्रेंस गेट था जहाँ से लोग अंदर आना और बाहर जाना करते थे। यहाँ पे कुआं था, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और उसी वक्त ब्रिटिश एंट्री करते हैं और मेन गेट बंद करके लोगों पे सिर्फ गोलीबारी शुरू कर देते हैं। और वे ये भी नहीं देखते हैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने सिर्फ गोली बरसानी शुरू कर दी और कई लोगों को वहाँ पे मार गिराया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने रॉलेट एक्ट का जो विरोध किया था, शायद ये उसका भी रीज़न हो सकता हो। तो अब याद रखिएगा, 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये किसने करवाया था? जनरल डायर इन्होंने करवाया था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा गांधी, ये जो हमेशा हम देखते हैं, ये महात्मा गांधी इन्होंने हमारे जो भारत देश है उसे हमेशा ही हिंदू, मुस्लिम और अदर जो धार्मिक लोग हैं उनके हिसाब से ये पूरे भारत को देखते थे। इन्होंने हमेशा भारत को उन सभी लोगों की भूमि के रूप में देखा जो देश में हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों में रहते थे। यानी कि इन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना से वे देश को देखा करते थे महात्मा गांधी जी। खेड़, ये गुजरात में है। यहाँ पे पाटीदार किसान थे जिन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन किया और इन्होंने विरोध किया जो इनसे कर लिया जाता था, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में लिया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा। तो उसके विरोध में इन्होंने नॉन वायलेंस, मतलब कि नॉन वायलेंस को क्या कहेंगे आप, अहिंसक अभियान चलाया इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर और अपने हक की बात कही। और इनके हक यही थे कि जो भी कर, बहुत ही हाई भू राजस्व कहा जाता है कर को, यानी जो आप खेती करते हैं उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स देने होते हैं, उस टैक्स की जो क्वालिटी मतलब प्राइस थी बहुत ज़्यादा हाई थी और इस वजह से, और ये बढ़ती जा रही थी ब्रिटिशों के द्वारा, इस वजह से उसी के खिलाफ में पाटीदार किसान गुजरात के खेड़ा के लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर इसे अहिंसक रूप से इसका आंदोलन किया और इसमें जीत हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब में अकाली दल था जहाँ पे सिख ने कुछ ऐसे करप्ट महंत थे वहाँ पे जो कि ब्रिटिशों को सपोर्ट करते थे गलत काम के लिए, और उन्होंने गुरुद्वारा से बाहर निकाला। ठीक है, अकाली दल के जो लोग थे पंजाब में जो कि गुरुद्वारा में गलत काम करते थे, मतलब ब्रिटिशों के भारतीयों को डिच करते थे, भारतीयों के साथ धोखा करके ब्रिटिशों की जो मदद करते थे महंत, उनको निकाला गया गुरुद्वारा से। ये किन्होंने किया? अकाली दल ने किया था। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारे से अंग्रेजों द्वारा समर्थित भ्रष्ट महंतों को हटाने की मांग की। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन को क्या कहा गया है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो किसानों की भीड़ थी, उस किसानों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जो कि चौरी चौरा में थी।
और इसमें 22 पुलिस दल मारे गए थे, 22 पुलिस मारी गई थी इसमें। तो ये याद रखिएगा, असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। कब हुआ था? 1922 को हुआ था। और इसमें किसानों ने क्या किया था कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 पुलिसों की डेथ हो गई थी। प्लेस याद रखिएगा, चौरी चौरा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लॉन्च हुआ था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं, विकास हैं, और ये कब हुए थे? 1920 की शताब्दी में हुए थे, जहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RRS की स्थापना की गई, फॉर्मेशन किया गया, उसे बनाया गया। और ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा। देखिए 1920 के शतक में भारत के दो महत्वपूर्ण विकास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की गई, एक हिंदू संगठन और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो दो संगठनों की स्थापना हुई थी 1920 के दशक में। पहला था RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा था हिंदू संगठन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनका गठन हुआ था 1920 के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी, यानी कि पूरी तरीके से उन्हें स्वतंत्रता मिले, और इसकी लड़ाई की शुरुआत उन्होंने 1930 से की। और इस टाइम पे प्रेसिडेंटशिप में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने इंडिपेंडेंट डे मतलब कि स्वतंत्रता दिवस को मनाने के बारे में सोचा, जो कि 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में मनाया जाए, ऐसा वे सोचे थे। 1930 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लेते हुए परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था, कुछ चीज़ों की वजह से टाल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड की थी। उन्होंने ये सोच के भेजा था कुछ कि जो कमीशन थी, उनकी जो हेड थी लॉर्ड साइमन के द्वारा, उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में सोचा और उन्होंने कमीशन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में उन्होंने बताया। 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। देखिए, इन्होंने भारत के फ्यूचर की पॉलिटिक्स की बात की है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर उस कमीशन पर, कौन सा कमीशन था वो? लॉर्ड साइमन कमीशन था। ठीक है, लॉर्ड साइमन के अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई जो भारत की भविष्य के लिए जो राजनीतिक संगठन थी उसके लिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, भारतीय प्रतिनिधि के लिए कोई भी नहीं था। सिर्फ ब्रिटिश वाले ही भारत की फ्यूचर के बारे में अकेले सोच रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जैसे कि भगत सिंह और उनके दोस्त, इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी और रेवोल्यूशनरी थी इनकी लड़ाई, क्रांति भरी थी। क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जैसे भगत सिंह और उनके साथी मजदूरों और किसानों की क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ना चाहते थे। ठीक है, ये लड़ना चाहते थे और इस लड़ाई को
सक्सेसफुल करने के लिए इन्होंने HSRA क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, ताकि इस संगठन की मदद से वे अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएँ। और ये उन्होंने कब स्थापित की, 1928 में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह और उनके दोस्त मजदूर किसान लोग ब्रिटिशों से आज़ादी के लिए और अमीर वर्गों की कुछ शोषक वर्ग जो थे उनसे आज़ादी लड़ने के लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में उन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं भगत सिंह और उनके जो मित्र थे वे लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1930 में गांधी जी ने ये बताया कि जो सॉल्ट है, मतलब जो नमक है, नमक का जो नियम बनाया गया है उनके हिसाब से पूरी तरीके से एकाधिकारी हो गया, मतलब राज्य में एकाधिकार हो गया। देखिए यहाँ पे एकाधिकार था और जिस वजह से वो एक ही जगह पे बनाया जाता था और उसे बेचा जाता था। महात्मा गांधी इन्होंने कहा कि जो भारत में इस तरीके से जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है नमक में, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि नमक एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सभी को, हमारे खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो कि सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इस पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। और इस वजह से उन्होंने जो टैक्स लगाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा नमक में, उससे आज़ादी मिले, इसलिए सभी लोगों ने ये डिसाइड नहीं, उनका कहना ये था कि जो अमीर और गरीब है सभी लोगों के लिए नमक एकदम सेम है, इसमें कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून घोषित किया। इस कानून के अनुसार नमक के निर्माण और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। महात्मा गांधी ने अन्य राष्ट्रीय सूची के साथ तर्क दिया कि नमक पर कर लगाना पाप था, क्योंकि यह हमारी एक आवश्यक वस्तु है भोजन की, यानी कि नमक जो है हमारे भोजन की बहुत ही आवश्यक वस्तु है और इस पे कर कभी भी नहीं लगना चाहिए। नमक मार्च ने स्वतंत्रता की सामान्य इच्छा को सभी द्वारा साझा की गई एक विशिष्ट शिकायत से जोड़ा और इस प्रकार अमीर और गरीब को विभाजित नहीं किया। यानी कि एक नमक आंदोलन हुआ था जो कि टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ था। आंदोलन की वजह से टैक्स को कम कर दिया गया और ये दिखाया गया कि अमीर और गरीब में कोई विभाजित नहीं है, सभी लोग सेम हैं और नमक जो है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए, इस पर टैक्स कभी बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे भोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने 240 मील्स चला साबरमती से कोस्टल टाउन दांडी तक, उन्होंने दांडी यात्रा की। क्योंकि उन्होंने दांडी यात्रा, क्योंकि उन्हें जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसे कम करने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की, आंदोलन किए थे और इस आंदोलन में वे 240 मील पैदल चले थे। साबरमती से उन्होंने शुरुआत की थी, तो समुद्र का जो एक कोस्टल एरिया था, तटीय शहर दांडी तक उन्होंने यात्रा की थी और ये उनकी पद यात्रा थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सरोजिनी नायडू ये बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थी दांडी मार्च में और ये भारत की पहली महिला थी जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये रही सरोजिनी नायडू जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 में 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित की और सरकार ने 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव की घोषणा की। यानी कि भारत में भी
अब इलेक्शंस में जो हमारे भारतीय संगठन बन चुके थे राजनीतिक तौर पे, उन्होंने भी इलेक्शन में अपना अधिकार दिखाया और प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित की और सरकार ने 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव की घोषणा की भारतीय लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों की अपेक्षाकृत स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि एक कैपेसिटी है जहाँ पे आप स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकते हैं जब आप प्रांतों की अपेक्षाकृत स्वतंत्र लेने की क्षमता रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। वेट, प्रांतीय स्वायत्तता मतलब क्या है कि जो एक संघ है उसके अंदर रहते हुए अपने प्रांतों की अपेक्षाकृत स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि आप जैसे कि ये ब्रिटिश है, ठीक है, और ये भारतीय लोग हैं, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन प्रांतीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने प्रांत में स्वतंत्र हो और उसके अच्छे बुरे के लिए आप एक डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से उसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1946 में कांग्रेस ने जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज लीग्स एक सफलतापूर्वक हासिल की। 1946 में कांग्रेस ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में लीग की सफलता शानदार थी। यह पाकिस्तान की अपनी मांग पर कायम रही। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सामान्य निर्वाचन में क्षेत्र में जो कांग्रेस थी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ सीटें रिजर्व कर दी मुसलमानों के लिए। और ये जो परसिस्टेटेड जो सीट मिली है इनको, ये था पाकिस्तान के डिमांड के ऊपर इन्हें ये सीट मिली थी, रिजर्व सीटें मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आज़ाद का जन्म मक्का में बंगाली पिता और एक अरबी माँ के यहाँ हुआ था। वह वहादत ए दीन राष्ट्र के सभी धर्मों की आवश्यक एकता के प्रतिपादक थे। वह जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। याद रखिएगा, ये हैं आज़ाद, ठीक है। इनका जन्म हुआ था मक्का में, बंगाली फादर थे उनके और उनकी जो मम्मी थी वो अरब की थी। ये वहादत ई दीन नाम के संस्थापक थे और इन्होंने एक ही रिलीजियंस के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने सभी धर्मों को वैल्यू दी और राष्ट्र के सभी धर्मों को ये महत्वपूर्ण मानते थे। और उसके बाद उन्होंने जो जिन्ना की जो दो नेशन वाली जो थिंकिंग थी उसे इन्होंने अपोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था 1945 से 47 के टाइम में। इन्होंने एक आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए थे। 1918 से इन्होंने वो आंदोलन चलाए थे और पटेल ने प्रेसिडेंटशिप निभाई थी कांग्रेस में 1931 में। ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये रहे और इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था। 1945 से 47 में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे और 1918 से ही ये भारत की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं और भारतीय कांग्रेस में इन्होंने प्रेसिडेंट की भी भूमिका निभाई 1930 में ये प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र किसी भी धार्मिक या अन्य समुदाय के बिना किसी आरक्षण वाले चुनावी जिले,
मतलब क्या है? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट विथ नो रिजर्वेशंस फॉर एनी रिलीजियंस और अदर कम्युनिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिजर्वेशंस वाले थे, किसी भी धार्मिक या अन्य समुदाय के लिए बिना किसी आरक्षण वाले चुनावी जिले। यहाँ पे जो अदर लोग थे और जो किसी और धर्म के थे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला था चुनाव में, और ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनाव था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। खान अब्दुल गफ़ार खान द पश्तून लीडर, ये पश्तून लीडर थे अब्दुल गफ़ार खान, और ये नॉर्थ वेस्ट से बिलोंग करते थे और प्रोविंस थे ये, बादशाह खान के रूप में भी जाना जाते थे, और इन्होंने बादशाह खान के नाम से भी ही वॉज फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार, ये खुदाई खिदमतगार के फाउंडर थे, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये पावरफुल थे, अहिंसक चीज़ों को, अहिंसक आंदोलन के ये कर्ता धर्ता थे। इन्होंने अहिंसक आंदोलन को स्वीकार किए थे, जो उनके प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। खान अब्दुल गफ़ार खान उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत के पश्तून नेता बादशाह खान के रूप में भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, जो उनके प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। ध्यान से देखिएगा कि जो खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी, उसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ़ार खान, और ये जो संस्था थी, ये वो जो प्रांत के पठान थे, उन पठानों के अधिकारों के लिए ये संस्था काम करती थी, और ये जो संस्था का काम था ये अहिंसक था, सबसे बड़ी बात थी, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी कि ये अहिंसा में आंदोलन किया करते थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 1957 में घाना को द गोल्डन कोस्ट के नाम से जाना जाता था, और ये पहला ऐसा सब सहारन अफ्रीकन कंट्री बन गया जब हमें स्वतंत्रता मिली। 1957 में घाना जिले तब तक गोल्ड कोस्ट के रूप में जाना जाता था, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला उप सहारा अफ्रीका देश बन गया। याद रखिएगा इसे कि उप सहारा अफ्रीकी देश कौन बन गया था? घाना बन गया था, और इसे गोल्ड कोस्ट के रूप में भी जाना जाता है। 1957 तक ऐसा हुआ था जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कन्वेंशन पीपुल्स कम्युनिटी, कन्वेंशन पीपल्स पार्टी, ठीक है, इन्हें जीत मिली थी। इस प्रकार घाना नाम के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया। अच्छा, घाना नाम की एक नेशंस के अंतर्गत स्वतंत्रता के बारे में घोषणा की गई थी। क्यों की गई थी? कन्वेंशन पीपल्स जो पार्टी थी, उन्होंने जीते थे चुनाव, और इस वजह से उन्होंने जो स्वतंत्रता थी उसकी जो घोषणा की गई थी वो घाना नाम के अंतर्गत ही की गई थी। पीपल पार्टी ने इन्हें जीता, कन्वेंशन पीपल पार्टी ने इन्हें जीता। इस प्रकार घाना नाम के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया। घाना आपने देखा है वो गोल्डन कोस्ट के तौर पे भी जाना जाता है, और इस वजह से घाना को बहुत वैल्यू दी जाती थी। वो एक कोस्टल एरिया है घाना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।